हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। ये लेक्चर 1 है, जिसके अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और इनके बारे में जानेंगे, इनकी बेसिक डेफिनेशंस, इसका नेचर कैसे होता है, ये सब इस चैप्टर के में पढ़ेंगे हम। चलो देखते हैं कि सबसे पहले तो देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स और इनके बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं, चलो चलते हैं फिर। सबसे पहले आता है कि सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ a society's scarce resources, having alternative uses to produce goods and service, or the study social science that studies the production distribution। बेसिकली क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो हैं लिमिटेड, और जो हमारी वांट्स हैं और अल्टरनेटिव यूजेस हैं वो, और उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव अनलिमिटेड यूजेस हैं, अल्टरनेटिव उनके यूजेस हैं। उन उन जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो बेस्ट यूजेस क्या होंगे उनके बारे में, उनकी जो स्टडी है उनको कैसे बेस्ट यूजेस किया जाए, और वो जो अल्टरनेटिव यूजेस होंगे वो अनलिमिटेड वांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो उन सब की जो स्टडी है वो इकोनॉमिक्स है। और दूसरी, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो स्टडीज़ करती है प्रोडक्शन उत्पादन का, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण का, कंजप्शन का, और गुड्स एंड सर्विसेज का। जो उत्पाद और सेवाओं का स्टडी करती है उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। हम फिर आते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो समय समय पर जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग इकोनॉमिक्स के बारे में धारणाएं दी हैं। उनमें से कुछ हम पढ़ते हैं, देखते हैं। पहली आई थी वेल्थ डेफिनेशन। एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम एडम स्मिथ है। ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, माने क्या जाते हैं, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने 1776 के अंदर एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक का नाम है द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। पब्लिश हुई थी इनकी 1776 के अंदर। इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी थी। वेल्थ डेफिनेशन में इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कि जो इकोनॉमिक्स है वो किसी राष्ट्र की धन राष्ट्र के धन की इंक्वायरी है, या फिर उसकी जो राष्ट्र के धन की है, या तो जो राष्ट्र का धन है वो या तो नेचर है उसका, या फिर उसका कारण है, या तो उसका जो प्रकृति है उसकी इंक्वायरी, जो राष्ट्र के धन की इंक्वायरी है उसकी जो प्रकृति है, या फिर उसका कारण है इकोनॉमिक्स। मतलब कि जो इकोनॉमिक्स है वो जो राष्ट्र को धन की प्रकृति है उसको इंक्वायरी, उसके जो नेचर हैं और उसके जो कारण हैं उसको इंक्वायरी करने का काम करता है, उसको खोजने का काम करता है। कौन? इकोनॉमिक्स। ऐसा इन्होंने एडम स्मिथ जी ने कहा। तो जो इनके बाद जो इकोनॉमिस्ट आए, जैसे मार्शल हो गया, वैगनर फ्रिस हो गया, काफ़ी इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ धन संबंधित डेफिनेशन इन्होंने दी रखी है, इसके अंदर जितनी बात आती है सारी वेल्थ की आती है, और वेल्थ की भी नैरो मीनिंग वेल्थ है, मैन वेलफेयर बिल्कुल भी नहीं है। कंट्रोवर्शियल व्यू था। तो इसको क्रिटिसाइज किया गया काफ़ी, मतलब इकोनॉमिस्ट्स ने। तो फिर इसके बाद आई मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। अल्फ्रेड मार्शल जी हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1980 में इनकी बुक आई थी। इन्होंने लिखा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस,
जो हमारी ऑर्डिनरी व्यापार होता है, हमारा नॉर्मल बिजनेस, उसमें जो जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसकी स्टडी करने को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इट एक्सप्लेन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड। यह यह एग्जामिन करता है उस पार्ट्स, उस जो सोसाइटी का पार्ट है जिसमें हम मैट विद दैट with the containment and with the use of material requisites of well-being, जिसके अंदर जो ह्यूमन बिहेवियर है वो भौतिक जो भौतिक उत्पाद है, जो मटेरियल्स होते हैं, जो फिजिकली मटेरियल होते हैं, उनको यूज़ करता है, उनसे जुड़ा होता है, क्लोजली कनेक्टेड होता है उनसे, उनके बारे में एग्जामिन करता है। ये जो डेफिनेशन के हिसाब से ये जो मार्शल जी बोल रहे हैं, ये इसमें ऐसा कहना चाहते हैं। तो जो नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इसको भी क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने इसको भी इनप्रैक्टिकल बोला कि भी ऐसे कैसे हो सकता है, इसके अंदर वेल्थ भी नहीं है, ओनली मैटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स को दे रखा है। भाई आपने तो सिर्फ उन चीज़ों की बात बता दी जो सिर्फ मटेरियल देखते हैं, और कोई आपने ना नेचर को देखा, रिसोर्सेज को देखा, कुछ नहीं देखा आपने। ये एक नैरो माइंडेड ही उन्होंने सोच बता दी। ये एक सिर्फ सोशल साइंस है, ये एक सोशल साइंस स्टडी है भैया, एक आप मान रहे हो सिर्फ इसको सोशली, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ऐसा जो जिन्होंने ये क्रिटिसाइज़ किया था ये उनका मानना था, वे ऑफ क्रिटिसिज्म था। उसके बाद आई ये सेक्रेसिटी डेफिनेशन, दुर्लभ परिभाषा थी ये इसकी। 1932 ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट लियोन रॉबिन्स, इन्होंने एक बुक लिखी थी, ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने इसके अंदर बोला था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशन बिटवीन द एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है ना वो एक साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एज ए, और उसको जो रिलेट करता है किसके बीच में, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर और जो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो मतलब लिमिटेड से रिसोर्सेज, और ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, अनवांटेड वांट्स वाला, उनको जिसके अल्टरनेटिव उसके हिसाब से अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं अनवांटेड वांट्स के अकॉर्डिंगली। तो उस ह्यूमन बिहेवियर्स और स्केयर्स एंड एंड स्केयर मीन्स जो मतलब अनवांटेड रिसोर्स बोलना चाह रहा है यहाँ पर, उनकी जो स्टडी करती है वो साइंस है इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर उन्होंने सिर्फ ये स्टडी है कि इसके अंदर सिर्फ कीमत का निर्धारण किया जाता है, इसके अंदर वेलफेयर का कोई भी इसका कोई लिंक नहीं है, अनसोशल डेफिनेशन है ये इनकी, इसका भी क्रिटिसिज्म किया गया। तो फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आई सैमुएल्सन्स के बारे में, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसके अंदर 1948 में आई थी। इकोनॉमिक्स इज स्टडी हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, कि मैन और जो सोसाइटी है वो पैसे या बिना पैसों के कैसे चूज करती है अनलिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं, एम्प्लॉय द स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच हैव, जिसके अल्टरनेटिव यूजेज हैं, टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटी ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम, और सॉरी जो उनको प्रोड्यूस करती है वेरियस कमोडिटीज ओवर द टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम ओवर द कंजम्पशन एंड इन फ्यूचर अमंगस्ट वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज़, कि जो हमारे ये कहना चाहते हैं कि बिना पैसों के या बिना पैसों के जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अल्टरनेटिव यूजेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज के साथ, जिससे क्या हो कि जो कमोडिटी है उनका प्रोड्यूस उनका कंजप्शन हो वो अच्छा हो और पीपल और सोसाइटी के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जैसा वो चाहते हैं एक यूटिलाइजेशन सोर्स की वजह से। ये डेफिनेशन काफ़ी ठीक थी, इसके क्रिटिसाइजर्स इतने नहीं मिले हैं। और इन सभी डेफिनेशन से कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन ये आता है कि जो इकोनॉमिक स्टडी है ये एक स्टडीज़ है
जिसके अंदर हम उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन और गुड्स एंड सर्विस के बारे में पढ़ते हैं। और फुलफिल द ह्यूमन्स अनलिमिटेड वांट्स, जो जो व्यक्ति की अनलिमिटेड वांट्स हैं, जो उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा। ये इसकी कंक्लूजन आया था इन सभी की सभी डेफिनेशंस का। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फिर आया है कि इकोनॉमिक्स को रैगनर फ्रिश जी इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने ये फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। 1933 में इन्होंने एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसकी इंट्रोडक्शन चैप्टर है ये। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है, ये एक छोटे दर्जे की, मतलब इसके अंदर एक व्यापक रूप नहीं दिया हुआ, छोटा रूप है इसका, मतलब इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर इंडिविजुअली तौर पर हम डाटा कलेक्शन या इंडिविजुअली तौर पर किसी भी इनकम को, वेजेस को या प्राइस डिटरमाइनेशन करते हैं। एक पर्टिकुलर फर्म का या फिर पर्टिकुलर हाउस होल्ड का इंडिविजुअली प्राइस को हम इसके अंदर देखते हैं, स्टडी करते हैं। इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज और पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक व्यापक रूप होता है, बड़ा रूप होता है, जिसके अंदर हम फोकस करते हैं पूरे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति की जो दरें, इनके बारे में, नेशनल आउटपुट एंड जो वाइड सिग्निफिकेंस है उनके ऊपर हम जोर देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था, इसके अंदर तो मेनली 4 स्कोप होते हैं, जिसके अंदर थ्योरीज ऑफ डिमांड, थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरीज ऑफ प्राइस डिटरमाइनेशन और थ्योरीज ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे कि डिमांड लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे कि डिमांड और प्राइस का क्या रिलेशन होता है, जानेंगे कि किसी भी मार्केट के अंदर डिमांड और उसके बारे में, प्राइस के बारे में, प्रोडक्शन उत्पादन के बारे में जानेंगे, डिमांड के हिसाब से किस हिसाब से पूरी थ्योरी, प्रोडक्शन कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, कम किया जाता है, कैसे क्या कुछ होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राइस डिटरमाइनेशन, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कैसे प्राइस को, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर ऑफ थ्योरीज ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे जैसे भी हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं उसको हम मार्केट में सेल करते हैं, जो इनकम होती है उस इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे जैसे लेबर के अंदर लैंड रेंट हो गया, अदर रिसोर्सेज के अंदर उसका बंटवारा करते हैं। तो उसका जो निर्धारण होता है, उस बंटवारे से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम इसके अंदर थ्योरीज फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी के अंदर देखते हैं। ये सभी जो थ्योरी हैं ये आगे जाकर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसीलिए आज इनके बारे में मोटा मोटा बात की है हमने। अदरवाइज आगे जाकर जब हम इंडिविजुअली इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में पूरी टोटली जानेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक हमने एक इंट्रोडक्शन दिया कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंस भी होती होंगी। अब जब हम इंडिविजुअली तौर पर हम कोई डाटा स्टडी करते हैं या इंडिविजुअल तौर पर कुछ स्टडी करते हैं, तो इंडिविजुअली कर हमारे पास नॉलेज बढ़ती है। तो उस नॉलेज का हम इकोनॉमी के अंदर जो कोई भी अगर हम डिसीजन लेते हैं, कोई भी ऑपरेशन करते हैं, तो वो वहाँ पे काम आती है। तो यही है, अगर हमें कोई फ्यूचर प्रेडिक्शंस करनी है तो उसके लिए जो स्टडी की होती है हमें इंडिविजुअल तौर पर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर, कंज्यूमर्स के ऊपर, तो वो जो इंडिविजुअली तौर पर की होती है वो वहाँ पर काम आती है। तो उसके हिसाब से हम फिर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ भी इसी के हिसाब से बनाएंगे, जब हम कंज्यूमर्स बिहेवियर्स को देख लेंगे, जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स के बारे में जान लेंगे, उसके हिसाब से हम इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ बनाएंगे। सेम ये इकोनॉमिक्स वेलफेयर है, मैं हेल्प्स इन मैनेजरियल डिसीजन में तो हेल्पफुल होगा ही, क्योंकि इससे हम स्टडी कर लेते हैं मार्केट को पूरी को, मतलब एक एक करके इंडिविजुअली तौर पर स्टडी कर लेते हैं।
तो वो स्टडी कर लेते हैं। तो वो जब फर्म फर्म के अंदर पूरा डाटा होगा स्टडी किया हुआ, तो उनको डिसीजन लेने के लिए ओबियसली उनको हेल्प मिलेगी, और ये हेल्प करेगा डिसीजन लेने के लिए, प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक दुकानदार है, उसको पता है कि जो तेरा जो कस्टमर आएगा वो तुझसे ये सामान लेने वाला है, क्योंकि आपने उसको नोटिस किया है कि ये वही सामान लेता है। अब जैसे आप घर पर हो, आपको जो दुकानदार है उसको पता है कि आपको नमक, मिर्च, चीनी, हल्दी, धनिया, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आप दुकान के पास जाते हो, आप देखना कभी भी उसके पास खत्म नहीं मिलेगा। ये जो कंज्यूमर्स गुड है ये उसके पास कभी भी खत्म, क्योंकि उसने नोटिस किया हुआ है आपको इंडिविजुअली तौर पर, उसको पता है कि ये ज़रूरत पड़ती पड़ती है, वो रखता है। इसीलिए मैनेजरियल डिसीजन में और ये सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। सेम यही यही इसकी इसमें जो इम्पोर्टेंस है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करता है। स्टडी करने के बाद हमें दूसरे ट्रेड का पता है, जो जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमें सब प्रॉब्लम्स आएंगी उनको फेस करने में हमारी हेल्प कर सकता है। ये दिखा सकता है जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उसमें हमें समझा जा उसके मतलब इसके द्वारा हमें उसको समझा जा सकता है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज हो गया, और जो बैलेंस हो गया हमारा बिजनेस बैलेंस हो गया, उन चीज़ों के बारे में ये हमारी हेल्प करता है इसके उसको जानने में, समझने में, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर देखते हैं कि जो नेचर है उसकी प्रकृति है इकोनॉमिक्स की, वो साइंस है, आर्ट है। तो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। अगर हम साइंस को पढ़ते हैं तो साइंस के अंदर सिस्टम, साइंस क्या होता है? साइंस होता है किसी भी चीज़ का सिस्टमेटिक स्टडीज होती है, साइंटिफिक लॉज की, जिसको वैलिडिटीज ऑफ लॉज भी होते हैं, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं किसी भी वैलिडिटीज ऑफ लॉज के लॉज से। वो होता है वैलिडिटीज ऑफ लॉज से हम प्रूव कर सकते हैं। सेम इकोनॉमिक्स भी है, इकोनॉमिक्स साइंटिफिक स्टडीज़ है, स्टडी भी है इकोनॉमिक साइंटिफिक। हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के रूल, जैसे साइंटिफिक लॉ है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, तो ऐसे ही इसके भी साइंस के लॉ होते हैं, वैसे इसके भी लॉ हैं। वैलिडिटीज़ ऑफ लॉ भी है। लॉ हमें पता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किस सिचुएशन में कैसे काम करता है। सेम ऐसे इकोनॉमिक्स के भी हैं, और साइंस की तरह है, हम कह सकते हैं कि ये साइंस है। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। जो पॉजिटिव साइंस है वो एक ऐसा है जिसके अंदर हम किसी सही व रियल जो सिचुएशन होती है उसका अध्ययन किया जाता है। यह इकोनॉमिक्स के उसमें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के भी हम यही रीड करते हैं कि क्या क्या था सिचुएशन, क्या पहले थी, क्या है और क्या होगी। ट्रू फैक्ट्स के आधार पर हम इनके जो ये चीज़ ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, क्या था और क्या होगा, एंड रीड द ट्रू फैक्ट्स लाइक साइंस, सो वी कैन से दैट द इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव साइंस। नाउ अब पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स एज ए नॉर्मेटिव साइंस। टू स्टडी द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स बाय विच वी नो व्हाट ऑट टू बी। पढ़ने के ये एक आदर्शात्मक साइंस है जिसके जो फैक्ट्स होते हैं उनके आधार पर जांच नहीं की जा सकती, उनको नॉर्मिनेट नहीं किया जा सकता। इसीलिए और जो इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है कि हम ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। इसका ऑब्जेक्ट होता है कि एक एम को फिक्स कर ले बस, और उसमें नॉर्मेटिव तरीके से चले। साइंस के अंदर भी यही होता है कि वो अध्ययन करने, ये
होता है कि जो इसके फैक्ट्स होते हैं उसके आधार पर जांच नहीं की जा सकती, जो इसके फैक्ट्स होते हैं। और इसके इकोनॉमिक्स के भी कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनके जांच पर कभी भी हमें मतलब जांच नहीं करवा जा सकती उसके फैक्ट्स के पर। तो इसके अंदर यही होता है, वे हमें जानते हैं कि क्या होना चाहिए। इसका एक ही उद्देश्य होता है कि एम को फिक्स करें और कुछ नहीं। फिर आती है आर्ट। आर्ट इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग सम डेफिनेट एम। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि डेफिनेट एम को पाने के लिए होती है। देयर फॉर कंसिडरिंग द एक्टिविटी इन इकोनॉमिक्स इट कैन claimed एज एन आर्ट ऑल्सो बिकॉज इट गिव्स ए गाइडलाइंस टू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। एक जो इकोनॉमिक्स है वो गाइडलाइन देती है सारी की सारी जो अर्थव्यवस्थिक प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको गाइड उनको सोल्व करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक आर्ट है, इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। सो फ्रॉम ऑल अबाउट डिस्कशन वी कैन कंक्लूड द इकोनॉमिक्स इज नाइदर ए साइंस, ना तो ये कल अकेली साइंस है ना ये आर्ट है, जो कॉम्बिनेशन है आर्ट और इसका। ये सारे है भी, आर्ट भी है, साइंस भी है, दोनों तरह की साइंस है। कुछ नहीं था, ये भी सिंपल था, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार रिव्यू करके देख लेना। कुछ ज़्यादा लंबी थ्योरीज वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल सी थ्योरीज हैं, कुछ ज़्यादा समझने वाला भी कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। एक बार देखने से ही क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ है, ये क्या है इसमें, और कुछ नहीं है। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।